नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अब धीरे धीरे छुट्टियों का समय नज़दीक आ रहा है, दिवाली की छुट्टियाँ आएंगी और उसके बाद फिर वापस स्कूल का पैटर्न। बच्चों के लिए ये ब्रेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन जब हम एक ही रूटीन में अपने आप को ढाल कर रखते हैं, एक ही रूटीन के साथ हम अटैच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे थकावट लगती है, फिर हमारे मेंटल पीस पे आ जाती है, फिज़िकल वेलबींग पे आ जाती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को हटाने के लिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छोटा वेकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वेकेशन आ रहा है वो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत अच्छा बॉन्डिंग समय भी लेकर आता है। पर यही है, वापस तो काम शुरू करना है, वापस रूटीन में आना है। और रूटीन में जब हम आते हैं तब आप जानते हैं कि आपके ऑफिस और बच्चों का स्कूल, ये जो है ये तो पूरा समय यही चलता रहेगा। और ऐसे में जब हम बात करते हैं स्कूल के रूटीन एक्टिविटीज़ की, कॉम्पिटिशन्स की, आजकल स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्कूल्स के लिए कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर जगह आप देखें तो अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स के स्कूल आ रहे हैं, फिर चाहे वो बड़ी स्कूल हो चाहे प्री स्कूल्स हो। अल्टीमेटली प्रेशर जो है कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो बच्चे पर आ जाता है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं एक नए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं यूँ फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में मैं अभी प्रेजेंट हूँ, और मैं जिनके साथ जुड़ रही हूँ उन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर रचना भांगावकर मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much to VNM and Aarti. थैंक यू मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। रचना मैम जो हैं ये एक्टिंग हेड है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट में, और सुप्रिटेंडेंट हैं चेतन बालवाड़ी की। चेतन बालवाड़ी आप सभी जानते हैं कि फैकल्टी की लेबोरेटरी नर्सरी स्कूल है जो लगभग 74 ईयर्स से कार्यरत है और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को प्रेशराइज़ करें ना करें, और हम अगर प्रेशराइज़ करते हैं तो ये सब चीज़ों का बच्चों के डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है, उस पर कितना अभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ों को आज हम बात करेंगे। रचना मैम, सबसे पहले आपसे जुड़ूंगी। आप इस फील्ड में एज एन एक्सपर्ट इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे अब स्कूलिंग के ईयर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले अगर मैं स्पेसिफिकली कंपटीशंस की बात करूं तो प्राइमरी स्कूलिंग में क्लास 1 ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए की जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर। लेकिन आजकल ये जो कॉम्पिटिशन्स है, चाहे फिर वो टैलेंट हंट हो, चाहे वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो, फैंसी ड्रेस हो, ये सारी चीज़ें अब प्री स्कूल्स में भी आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, मुझे इस फील्ड में करीब 20 साल हो गए हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एकेडमिशियन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट या अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड पर से में बहुत तेज़ी से चेंजेस आए हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट आए हैं। तो अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, जैसे 2 कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन, 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन, तो ये मॉडल कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में परकोलेट हो रहा है, नीचे आ रहा है। पर अच्छी बात ये है कि बच्चे जो हैं उनको अगर हम इस कॉम्पिटिटिव स्फीयर से कहीं ना कहीं सेफगार्ड कर सकें तो बहुत ही आई थिंक इट विल सर्व देम वेरी वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये सोचना कि हम कॉम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन को कहाँ तक हमारी ज़िंदगी में उसको कितनी जगह दे रहे हैं। सो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है कि बहुत जल्दी हम बच्चों को एक फॉर्मल सेटअप जैसे कि प्री स्कूल में एक फॉर्मल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या कॉम्पिटिशन्स में एक्सपोज कर रहे हैं। ये ट्रेंड आपने जैसे बताया अभी आ रहा है।
मैं बात करना चाहूँगी उसकी डेवलपमेंटल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, एज वेल एज कंपटीशन पर से क्या है, इवोल्यूशनरीली कंपटीशन क्या है उस मामले में। क्योंकि एक बात तो ये है कि बच्चा अभी तो पहली बार प्री स्कूल जब जा रहा है तो पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, अनजान लोगों से, टीचर से, सपोर्ट स्टाफ से, रिक्शा या वैन वाले से इंटरेक्ट कर रहा है या कर रही है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही नया अनुभव है बच्चे के लिए, और उस माहौल में आप एक कॉम्पिटिटिव फोर्स अगर एक्सपोज करते हैं तो क्या हो सकता है, ये अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ अपने आप में आई थिंक दिस इज़ वर्थ डिस्कसिंग। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये टॉपिक लेके आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कंपटीशन क्या है हम ये समझें। तो आप बायोलॉजी में देखेंगे बहुत ज़्यादा फेमस जो डार्विनियन अंडरस्टैंडिंग है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रही है कि अगर आपको सरवाइव करना है, जीतना है, तो आपको फिटेस्ट रहना पड़ेगा, बाकियों से कॉम्पीट करना पड़ेगा, तब जाके आप सरवाइव करेंगे। तो ये एक डार्विनियन सोच थी। अब एक नई सोच आई है विथ वर्क ऑफ हैमिल्टन एंड ऑल ऑफ दीज अदर बायोलॉजिस्ट्स। उनका ये कहना है कि कंपटीशन तो है, पर उससे भी ज़्यादा फाउंडेशनल अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस में कोई चीज़ रही है हमारे साथ कम से कम 2 लाख सालों से जो हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो है कोऑपरेशन। तो मैं कंपटीशन को कोऑपरेशन के ऑपोजिट एज एन ऑपोजिट टर्म नहीं समझाना चाहूँगी, बट आई वुड से दैट कोऑपरेशन इज़ फाउंडेशनल। आप नेचर में देखिए, थिंग्स वेरी नेचुरली कोऑपरेट। सिमिलरली हमारे सेल्स या बैक्टीरिया जब व्हेन दे हैव टू प्रोपगेट, तो कोऑपरेशन बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। तो अब एक ये नई सोच भी आ रही है दैट इट इज़ नॉट कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन, बट इट इज़ बोथ द थिंग्स। और बहुत सारा रिसर्च अभी आ रहा है, बच्चों के साथ पूरी लाइफ स्पैन स्टडी हो रही है कि एक हेल्दी माइंड क्या है। और एक हेल्दी माइंड में ब्रेन में जब कंपटीशन और कोऑपरेशन की बात की जाती है, तो नाउ देयर इज़ फैसिनेटिंग रिसर्च जो हमें बता रहा है कि जब हम किसी भी पर्सन को कंपटीशन जैसे स्टिमुलस या माहौल में डालते हैं तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स काम करते हैं, पर जब हम उसको कोऑपरेशन वाली कोई कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं जहां आपको कोऑपरेट करना पड़े, तो ब्रेन के कुछ अलग पार्ट्स एक्ट करते हैं। सो द ब्रेन हैज़ अ ह्यूज बैंडविड्थ है कि ये दोनों चीज़ें कर सके। और सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों ज़रूरी है, बट हमें ये भी पता लग रहा है कि किस तरह का कंपटीशन हार्मफुल है और किस तरह का कंपटीशन हमारी वेलबींग के लिए अच्छा है। सो आई एम वेरी होपफुल दैट हम समझदारी से काम लेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये भी समझना कि एक बच्चे का ब्रेन, उसका माइंड कैसे डेवलप होता है, किस एज पे वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, और कौन सा इन्फ्लुएंस उसके लिए उसको वेलबींग की तरफ ले जाएगा, कौन सा उसको a mind that is not fully developed, not optimized, उस दिशा में ले जाएगा। सो आई थिंक ये समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ के साथ कंपटीशन जोड़ देते हैं ना, तो वो हमें एक अलग ही फीलिंग देता है और हम एक अलग जोन में चले जाते हैं। पर वही चीज़ अगर हम कोऑपरेशन की तरह से अगर देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं, तो वो चीज़ का देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। तो हाँ, कंपटीशन हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए, कौन सी एज पे हमें इंट्रोड्यूस करना है, कितना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे की वेलबींग जो है उसमें बिल्कुल अफेक्ट ना हो, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जो मैम ने बताई कि
एज अ पेरेंट हम हमेशा ये सोचते हैं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है एज अ पेरेंट जानना कि मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी कैसी है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मुझे उसको किस चीज़ के लिए फोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। तो पहले अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को भी पहचानें और फिर आगे उसे जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेना है। और जहाँ बात स्कूल्स की आती है, हाँ हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, सबके साथ compete करे, बिल्कुल उसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो compete करे, लेकिन हमें एज अ पेरेंट उसे कितना सपोर्ट करना है, वो जीते हारे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेशन आज इसीलिए हम आपके साथ बात करें, कंपटीशन एट अर्ली एज कितना सही है और कितना गलत है। जैसे आपने कहा कि कौन सा पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट हो जी, सबसे आगे हो, सबसे बेहतर हो। तो ये एक बहुत ही नेचुरल एक्सपेक्टेशन है पेरेंट की कि ऐसा हो, विच इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन कि मैंने पेरेंटिंग कैसे की। तो ये समझना ज़रूरी है। बट उससे पहले आई वुड से कि कंपटीशन इंट्रिंसिकली क्या है। तो कंपटीशन का मतलब है कि रिसोर्सेज कम है, जैसे एक ही फर्स्ट प्राइज़ है या 2 या 3 प्राइजेस हैं और बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज आर लो एंड टेकर्स आर मैनी। तो कंपटीशन अपने आप में एक वो चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि कंपटीशन का जो रिवॉर्ड है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक होता है, आपसे बाहर होता है। तो जब आप कोई चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं, तो आपको बाहर से रिवॉर्ड मिलता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं बच्चों के साथ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ उन्होंने कॉम्पिटिशन्स रखे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन एनर्जी सबसे ज़्यादा बचाता है। तो इस तरह की कॉम्पिटिशन्स जब होती हैं तो कॉम्पिटिशन का जो दौर होता है तब तक बहुत सारे लोग एनर्जी बचाते हैं। जैसे ही ख़त्म होता है यू आर बैक टू यूजिंग द एनर्जी एज यूजुअल। तो इसका क्या मतलब है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि जब तक आपको बाहर से रीइंफोर्समेंट मिलता है आप फर्स्ट आइए, अच्छा कीजिए, जैसे ही वो रिवॉर्ड चला जाएगा यू आर बैक टू तो ये जो कंपटीशन की फितरत है मैं कहूँगी, इसको समझना ज़रूरी है। प्लस आपने कहा किस एज पे, अब जब प्री स्कूल में बच्चा होता है 3 से 6 साल की रफली इस उम्र में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है कॉग्निटिवली, दिमाग से, इमोशनली। तो बहुत सारा रिसर्च हमें ये भी बताता है कि ये एज ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेशन, कौन सी चीज़ मुझे सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग अभी भी बच्चा सीख रहा है, उसको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, इस तरह के फंक्शन सीखने हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ ये भी हो रही है इस एज में कि बच्चा इमोशंस समझ रहा है खुद के, और जिसको थियोरी ऑफ माइंड कहते हैं कि एक्सप्रेशंस देख के, इंटरैक्शंस देख के बच्चा समझ रहा है कि दूसरे की इमोशंस क्या है, और वो अप्रिशिएट करना सीख रहा है कि दूसरे की इमोशंस मुझसे अलग भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही नाजुक प्रोसेस है एंड इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो हम ये समझें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल, एज अ सोसाइटी कि अगर इस नाजुक टाइम के दौरान हम बच्चे को ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देंगे जहाँ उसे सिर्फ खुद के बारे में सोचना है और कॉम्पीट करना है, फर्स्ट आना है, तो आप सोचिए बाकी कितनी सारी चीज़ें आप बंद कर देते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे बारे में सोचना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ भी है एम्पैथी के लिए, कि जब मैं जीत जाती हूँ और कोई और हार जाता है तो उसे कैसा फील होता है।
पर जब हम कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने बाकी सबको हरा दिया, पर हम स्पेस नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा होगा जो लास्ट आया है, जो नहीं जीत पाया है। तो ये भी एक क्रिटिकल एंगल है कि किस चीज़ को हम तो कंपटीशन पर से बुरा नहीं है, पर किस उम्र में उसको एक्सपोज करना चाहिए। तो जब बच्चा रेडी हो, जब बच्चा ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, थियोरी ऑफ माइंड, ये सब लार्जली 6-6.5 साल की उम्र में काफ़ी मतलब उसका काफ़ी डेवलपमेंट उस एरिया में हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप जैसे बहुत सारी हमारी पियाजेशियन थ्योरीज भी कहती हैं कि गेम्स खेलना, उसके लिए रूल्स समझना ज़रूरी है, टीम में काम करना ज़रूरी है। अब आप टीम में दूसरे की क्षमता, दूसरे की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ये समझने के बिना आप नहीं खेल सकते, राइट? सो अनदर थिंग अबाउट कंपटीशन इज ऑल्सो दैट कंपटीशन पर से गलत नहीं है, कंपटीशन कैसे डिलीवर किया जाता है। तो कंपटीशन इंडिविजुअल भी हो सकता है, टीम में भी हो सकता है। कंपटीशन से दो चीज़ें हमारे बिहेवियर में आती है, एक होती है क्लचिंग, तो मैंने किसी चीज़ को अचीव किया, आई हैव क्लच्ड इट, जैसे कोई ट्रॉफी जीती, तो उसमें आपका एफर्ट अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं, आपको फीडबैक मिल रहा है या नहीं कि मैंने कैसा किया, लास्ट टाइम से इस टाइम मैंने कैसा किया। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो कंपटीशन एक मोटिवेशनल फोर्स बन सकता है। दूसरा ये है कि चोकिंग, जब आप कंपटीशन सिर्फ सेल्फ पे फोकस करते हैं या सिर्फ जीतने पे फोकस करते हैं, तो भले उम्र कोई सी भी हो, इट क्रिएट्स अ चोकिंग कि अगर मैं नहीं जीती तो ख़त्म, दिस इज़ लाइक आई एम चोक्ड। तो ये बहुत ही डेंजरस है। ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस कि अगर बच्चा छोटा है तो चोकिंग इज़ गोइंग टू बी मोर हार्मफुल, राइट? तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ कंपटीशन नहीं, लेकिन कंपटीशन दैट्स नॉट ऑलवेज आउटकम ओरिएंटेड। तो मैं ये समझती हूँ कि टीचर्स को, पेरेंट्स को कॉम्पिटिटिवनेस को बैलेंस करना चाहिए। आप एफर्ट देखिए, आउटकम मत देखिए, आप बच्चे को फीडबैक दीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए पार्टिसिपेशन में रादर देन द विनिंग ऑफ इट। पर हमें ये भी बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि एक जो स्कूल की जो कॉन्टेक्स्ट है, तो हर स्कूल भी आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि आपका मॉडल वही है और एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली आप बच्चों तक उस मॉडल को पहुंचा देंगे। तो नोबडी इज स्पेयर्ड, हम सब उस सिस्टम में है, पर कहीं ना कहीं एक पॉज लेना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है कंपटीशन में पार्ट लो, पर उसका क्या, हाउ इज़ इट डिलीवर्ड, व्हाट एम आई डूइंग विद दैट कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस आफ्टरवर्ड्स मेरे बच्चे के साथ या मेरी क्लास के साथ। तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सो आई मीन दिस इज़ व्हाट बहुत जल्दी तो ना ही एक्सपोज किया जाए तो बेटर है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में मैम ने हमें समझाया है, एंड आई एम श्योर आप जो हमें ऑडियंस, जो पेरेंट्स हमें देख रही है, आप बिल्कुल अग्री करेंगे सारे पॉइंट्स से। शायद हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हम जिस चीज़ के साथ अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और कंपटीशन जब कहते हैं ना, तो कंपटीशन आपको एक ऐसी फीलिंग देता है कि आपको लगता है कि बस मेरा बच्चा जीतना चाहिए। लेकिन हमें ये भी बहुत सोचना ज़रूरी है कि अगर बच्चा हार गया तो क्या। जहाँ हम EI की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम एम्पैथी की बात, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बात की, कि हम अपने बच्चों को ये सारी सिचुएशंस में जब डालते हैं कंपटीशन पर से, तो उसमें से उसका क्या लर्निंग हो रही है, उसकी क्या अचीवमेंट हो रही है, क्या सीख रहा है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मैम से भी और आप सभी स्कूल से, एजुकेशन सिस्टम से, कि हमें एजुकेशन सिस्टम में भी स्कूल को स्कूल से कम्पीट करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं शोकेस करना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, दूसरों से बेटर कर रहे हैं। पर ये भाग दौड़ में हम कहीं भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं, इसका पार्ट बन रहे हैं,
क्या उन तक ये मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, जिस वजह से आपने ऑब्जेक्टिव्स के वजह से जिससे आपने कंपटीशन रखा है, क्या वो वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं? क्लियर कट अगर हम बच्चों को समझा सकें वो क्यों जीते हैं, क्यों हारे, उनके एफर्ट्स पे फोकस किया जाए, और ये भी ध्यान दें कि एक ही बच्चा हमेशा ना जीते, हर बच्चे को मौका मिले कि वो कुछ अपना प्रेजेंट कर सके, कुछ बता सके, उन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे और उसके पेरेंट को भी ये लगे कि हाँ, चाहे मेरे बच्चे में 2 चीज़ें कम हैं लेकिन जो एक चीज़ अच्छी है उसे हाईलाइट करने का मौका मिला। तो ऐसे एरियाज़ कॉम्पिटिशन्स के क्रिएट करे जाएँ कि जहाँ सिर्फ एकेडमिक्स नहीं या सिर्फ म्यूज़िक नहीं पर आर्ट्स है, ड्रामेटिक्स है, हर जगह हर क्षेत्र में बच्चे जिस जिस जगह पर अच्छे हैं थोड़ी थोड़ी तरीके से अपना वो टैलेंट एग्जिबिट कर सकें और आगे आ सकें। मैम, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज की, प्रारंभिक वर्षों की, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने कहा कि जो मेजर हमारा 80% जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट है वो इन्हीं वर्षों में होता है। ऐसे समय में जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अननेसेसरी जो स्ट्रेस, जो टेंशन हम बच्चों के ऊपर डाल देते हैं बेस्ट परफॉर्म करने का, वो बच्चों पे ना जाए और उनको उनकी सेल्फ इस्टीम, उनके मोटिवेशंस में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट कि कंपटीशन में पार्ट लेना एक बात है, बट एट द सेम टाइम इस अनुभव से मेरा बच्चा कैसे उभर के आएगा, कैसे निकल के आएगा, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि द वर्ल्ड इज़ कॉम्पिटिटिव, बट आई वुड ऑल्सो अर्ज कि जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन के साथ साथ दूसरे अनुभव भी दीजिए, जैसे टीम में काम करना, कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना। हम काफ़ी बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये शायद साथ में काम नहीं कर पाएंगे, बट इतना ज़्यादा रिसर्च आजकल आ रहा है न्यूरो साइंस में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, जो हमें बता रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है, किस children as young as 4 to 6 years they can understand कि अभी मुझे कोऑपरेट करना है, अभी मुझे किसी की मदद करनी है। तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ प्रो सोशल डेवलपमेंट, जैसे किसी की मदद करना, किसी को कुछ एम्पैथी के बेसिस पे किसी की नीड्स को रिस्पॉन्ड करना। तो कंपटीशन के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का माइंड अच्छी तरह से डेवलप हो, हर एरिया में डेवलप हो, तो आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस दीजिए। स्कूल्स कंपटीशन तो डेफिनेटली करें, पर कोऑपरेटिव इवेंट्स भी रखें, टीम इवेंट्स भी रखें, तो जिसमें जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि इंडिविजुअली बच्चे को एक हेल्पर्स हाई, जो एक अच्छी फीलिंग मिलती है। जैसे मैंने कहा कि अब ये एक्सटर्नली डिपेंड नहीं करता, मैंने किसी की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे अंदर कंट्रोल है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रो सोशल बात है। आज की तारीख में दुनिया में इस तरह के बिहेवियर्स की बहुत ज़रूरत है। वी नीड काइंड पीपल, वी नीड चिल्ड्रन हु विल एम्पैथाइज। हमें ज़रूरत है कि बच्चे समझे कि कोऑपरेट क्यों करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एडल्ट मॉडल्स आज हमें नहीं देखने मिल रहे हैं। चिल्ड्रन डोंट ग्रो अप सीइंग काइंडर पीपल, जो शायद हम और आप बड़े हो रहे थे तब अवेलेबल थे, बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ हैज़ बिकम सो कॉम्पिटिटिव। तो हम इस ह्यूमन एबिलिटी को कैसे सेफ गार्ड करें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कंपटीशन को काउंटर बैलेंस करें, अलग अलग एक्सपीरियंसेस दें, स्पेशली एक्सपीरियंसेस ऑफ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, बिल्डिंग समथिंग टुगेदर, या गार्डनिंग करना, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही एफर्टफुल चीज़ है, जिसके मतलब काफ़ी साथ में कोऑपरेट करने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। सो ऑटोमेटिकली एफर्ट रिज़ल्ट से ज़्यादा मायने रखता है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ अलग अलग चीज़ें इस तरह की, वेदर इट इज़ हैपनिंग इन स्कूल और नॉट, करें।
जैसे हम इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल इंडियन फैमिलीज़ में कि जब हम साथ मिलते हैं, साथ खाना खाते हैं, बड़ा सा फंक्शन होता है तो सबको मज़ा आता है। तो इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम बहुत भूलते चले जा रहे हैं। जैसे घर में शादी है तो कोऑपरेट करना ही पड़ता है, साथ में काम करना ही पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस से में बच्चों को ढालिए, उनको एक्सपोज कीजिए, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं मेरे कज़न के साथ कॉम्पीट करती हूँ, पर उस कंपटीशन के बाहर भी मेरी कज़न से मेरा एक अलग रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। सेम थिंग इन स्कूल, दो बच्चे कॉम्पीट करते हैं तो ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जहाँ वो कोऑपरेट भी कर सकें। तो बिकॉज चिल्ड्रन आर सो यंग, प्री स्कूल की आपने बात की, ये जो ग्रंथि है ना कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड ब्रॉडन होगा क्योंकि उनका सोशल वर्ल्ड खुल रहा है। तो एक तरह का रिश्ता नहीं है इसके साथ। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे उसके साथ कॉम्पीट करना है, उसके बाद वो मेरा दोस्त भी बन सकता है, वो मेरे साथ वी कैन डू सम थिंग्स टुगेदर इन क्लास। तो ये काउंटर बैलेंसिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने आप में चूज़ भी कर सकते हैं कि हमें कंपटीशन में पार्ट लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं कि बहुत छोटी उम्र में मुझे नहीं एक्सपोज करना अपने बच्चे को, तो आप मत कीजिए। आफ्टर ऑल इट्स अ रैट रेस जिसके पार्ट आप भी हैं, आप भी उस स्ट्रेस को भुगत रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी रैट रेस में पले बढ़े, और डू यू एनविजन अ बेटर वर्ल्ड? मैं इस बात को थोड़ा सा ब्रॉडन भी करना चाहूँगी। आज हम देख रहे हैं दैट ह्यूमैनिटी इज़ फेस्ड विथ ह्यूज चैलेंजेस। एनवायरमेंटल क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, कहीं ना कहीं वॉर हो रहा है। तो इसका क्या बेसिस है? एक कैपिटलिस्टिक बेसिस है कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं सबसे अव्वल हो जाऊं। तो इसका बेसिस कंपटीशन है। अब जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, आप सोचिए, आप कॉम्पीट करेंगे तो सिर्फ आप बचेंगे, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करना सीख जाएंगे तो हो सकता है आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कम्युनिटी बच सकता है। तो एज अ पेरेंट मैं ये ज़रूर सोचूंगी कि अभी नहीं, 20 साल बाद जब मेरा बच्चा एडल्ट हुड में एंटर होगा तो उसको मैं किस तरह की दुनिया के लिए तैयार करना चाहती हूँ, उसको मैं क्या स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्डकोर ह्यूमन स्किल्स मैं किस तरह से इस बच्चे को तैयार करना चाहती हूँ कि वो 20 साल बाद आने वाली दुनिया के लिए रेडी हो। और उसमें अब कोई शक नहीं है कि अनलेस वी लर्न हाउ टू कोऑपरेट इवन विद पीपल हु आर डिफरेंट देन अस, जो हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, तभी हम इस क्राइसिस को ओवरकम कर पाएंगे। तो रिसर्च हमें ये भी बताता है कि सिमिलर जो ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा ईजिली कोऑपरेट कर पाते हैं। पर एक आइडिया कॉमन ह्यूमैनिटी का भी है कि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं और हम सब प्रकृति के पार्ट हैं। तो अगर हमने प्रकृति के साथ, खुद के साथ कोऑपरेट करना सीखा तो हम ऐसी फोर्सेस के साथ कॉम्पीट करके जीत पाएंगे जो हमें सरवाइव नहीं करने दे रही हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स टू थिंक कि आप ग्लोबल सिटीजन्स बनाएंगे। ये उनके फाउंडेशनल ईयर्स हैं जैसे आपने कहा। तो 15-20 साल के बाद दुनिया में वाटर क्राइसिस होगी, साफ़ हवा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, तब आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करेंगे? will you teach them to cooperate so that they share the limited resources, or will you teach them to compete कि मैं सिर्फ सेल्फिशली अपने बारे में सोचूं? तो ये उसकी जो नींव है वो आप अभी रख रहे हैं। तो उस दृष्टि से शायद सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काउंटर बैलेंसिंग बहुत ही एफर्टलेसली हो जाएगा। आई थिंक कंपटीशन का जो डेफिनेशन है वो ही बदल जाएगा। जैसे मैम ने बताया कि अगर आप एज अ पेरेंट सोचते हैं कि मुझे इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, तो आप बिल्कुल वॉलंटरीली वहाँ से पीछे हट सकते हैं।
लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते कि अगर हम पार्ट नहीं लें तो हम हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग अक्सर कहेंगे कि आप अपने बच्चे का कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएगा, या फिर उसमें कुछ कमी है इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। देखिए, लोगों का काम तो कहना है, हम हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। और जैसे मैम ने कहा और मैंने कहा और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि ये फाउंडेशन ईयर्स जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपने जिस तरह उनसे बात करी, जिस तरह उन्हें चीज़ों को देखने का जो नज़रिया सिखाया, वो हमेशा उनके लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहने वाला है। और बहुत करेक्टली जो मैम ने कहा कि आज इस ज़माने में 21वीं सदी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमें अच्छे इंसान चाहिए, इंसानियत चाहिए। हमें चाहिए कि अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो हम वहाँ से मुंह फेर के चले ना जाएं, पर ये पूछें कि आपको क्या हो रहा है। अगर आप उसे मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जहाँ बात आप खुद भी देख रहे हैं कि वॉर्स आजकल इतनी सारी जगह पर हो रही हैं, कैसे कैसे हमारे लोग फंस रहे हैं, वहाँ से वापस लेकर आया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे कि हमारे देश में हो, लेकिन हो तो हम कैसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी ज़िंदगी सेव करे और वहाँ से निकले और बाकी सारे जहाँ हैं वहीं रहने चाहिए। क्या अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे लीडर्स ये सोचेंगे तो क्या हमारे बच्चे जहाँ भी फंसे वापस आ पाएंगे या नहीं? तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही गौर फरमाने वाली ये सारी बातें हैं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि नर्सरी क्लास में तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो इतना कर कर आ जाना बेटा, हो जाएगा, इतना करो तुम बेस्ट हो। और एक ये चीज़ भी है ना मैम कि हम हमारे बच्चे में डाल देते हैं कि आप बेस्ट ही हो, चाहे बच्चा उसकी वो कैपेबिलिटी है या नहीं, पर कहीं हम उसको वो एक चीज़ भी दे देते हैं कि नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो बच्चे, पर तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट ही करोगे, बाकी सब कुछ नहीं आता है। एक वो जो एक नज़रिया है कई बार पेरेंट्स का, बहुत गलत बच्चे के लिए काम करता है। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चे को ये दे देता है हिंट कि हाँ उसके जैसा और कोई नहीं। क्या कहेंगे मैम इस बारे में? जी देखिए, अभी एक अमेरिका में, बिकॉज जब वहाँ से नॉलेज आती है तो हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं उस चीज़ को, बट वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है अभी, एंटी फ्रैजाइल पेरेंटिंग, कि आप बच्चे को बिल्कुल ही नाजुक मत बनाइए, उसको एंटी फ्रैजाइल, कि वो बहुत रेजिलिएंट है। अब एंटी फ्रैजाइल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंडियन पेरेंट्स ने जो हमेशा किया है वो करना पड़ेगा कि आप बच्चे को कष्ट क्या होता है उससे वाकिफ़ कराएं, उसको लड़ने दें, उसको अपने ऊपर विजय पाने दें, भले थोड़ी सी तकलीफ़ हो। तो ये एंटी फ्रैजाइल पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस कितना ज़्यादा है। 15, 20, 25 साल की उम्र में बर्नआउट हो रहा है, विच मीन्स बच्चा अभी तो पूरी अपनी क्षमता पा भी नहीं रहा है, उसके पहले बर्नआउट हो रहा है। तो ये एंटी फ्रैजाइल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्ट्रॉन्गर बनाएं, रेजिलिएंट बनाएं। और थोड़ी बहुत तकलीफ़ जीवन का नेचर है, जीवन का रूप है ये, कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि एफर्ट और फीडबैक ये बहुत ज़रूरी है। भले आप कंपटीशन कर रहे हो, भले आप कोऑपरेट कर रहे हो, टीम में हो, अकेले हो, पर एज एन एडल्ट अराउंड अ चाइल्ड, अगर बच्चे की गलती हो रही है तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल होने के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चे को बताने के लिए कि आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। उसको हमें संभालना है, लेकिन ऐसे नहीं संभालना है कि वो गिर जाए तो उठ ना सके। तो इस तरह का हमें स्कैफोल्ड बनाना है, ये नहीं कि हमें बिल्कुल ही उसे पकड़ पकड़ के चलना है। तो सेफ्टी नेट जिसको बोलते हैं, उस तरह का हमें क्रिएट करना है, विच इज़ यू हैव टू क्रिएट रेजिलिएंट चिल्ड्रन। और इसके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जीवन हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज हंकी डोरी, इट्स नॉट ऑलवेज नाइस एंड गुड एंड हेल्दी। सो इस चीज़ को मैं कैसे एज एन इंडिविजुअल, एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, मैं आने वाली चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकती हूँ, कैसे बिना अपने आप पे आपा खोए मैं कुछ गोल्स कैसे अचीव कर सकती हूँ। और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम बहुत छोटी उम्र में बच्चों के लिए सक्सेस और फेलियर कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपके लिए हमेशा जीतना ही सक्सेस है या जीतना इस तरह से ही सक्सेस है, तो ऑब्वियसली जब फेलियर का सामना होगा तो बच्चा तैयार नहीं होगा। तो फेलियर और सक्सेस समता के साथ उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बच्चे को बताइए दैट फेलियर इज़ नॉट द एंड, और उसके लिए पेरेंट्स का एक्सेप्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा गलती नहीं करेगा, आपके पास गलती करके नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। हम आजकल देख रहे हैं इतनी ज़्यादा सुइसाइड्स इन इंडिया, विच इज़ बेसिकली कि मैं कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पाई या मैं सोशल कंपैरिजन में कहीं कम पड़ गई। तो इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है आजकल सोशल मीडिया की वजह से। हम सोशल मीडिया में देखते हैं मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा बेस्ट, मैं हमेशा घूम रही हूँ, मैं हमेशा आई एम हैविंग फन इन माई लाइफ। तो ऐसा नहीं होता ना जीवन। तो सच्चाई क्या है उसका सामना करने की क्षमता हम नहीं देंगे बच्चों को तो कौन देगा। तो ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेलियर क्या है, सक्सेस क्या है, और ये कंटिन्यूम है, ये दो एंड पॉइंट्स नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित हो, हर एरिया में विकसित हो, तो आप फेलियर और सक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही मैम ने। जैसे हम हर बार कहते हैं कि आपकी जो सोच है एज अ पेरेंट वो बच्चों के लिए बहुत मैटर करती है। आपके दिमाग में कंपटीशन का जो डेफिनेशन है शायद वही बच्चों तक रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए हमें अपने आप को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें 2 सेकंड चुप होकर ये सोचना है कि जो आप बताने वाले हैं बच्चे को वो आप क्या बताएंगे, और वो जो उसके दिमाग में रजिस्टर होने वाली है वो हमेशा उसके साथ रहने वाली है चीज़। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड आई होप आप ये इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, क्योंकि ये भले ही बहुत छोटी उम्र है लेकिन ये छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी सोच बच्चों की अभी ही उसकी नींव रखी जाती है। तो इसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, एजुकेशन सिस्टम हो। इसके ऊपर गौर फरमाना बहुत इंपॉर्टेंट। रचना मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू VNM। हमेशा आरती और VNM किड्स बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग थीम्स लेके आते हैं हमारे पास। तो माय टेक अवे मैसेज वुड बी दैट पेरेंट्स स्कूल्स पे भी प्रेशर डाल सकते हैं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की इवेंट्स रखिए। तो आई थिंक साथ में काम करने से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल सही बताया मैम ने। और पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं ना कि टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेटिवली जब काम करते हैं तब बच्चे को ज़्यादा पॉजिटिव उसे एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट मिलता है। तो कभी ये मत सोचिए या हिचकिचाइए नहीं कि हम स्कूल को नहीं बता सकते। हाँ, बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप एज अ सजेशन अगर उनको कुछ बता रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल्स भी वेलकम करेंगी, क्योंकि अगर हम मिलजुल कर अगर इस चीज़ पे काम करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो स्पेशली आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ये उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी पेरेंट्स तक और स्कूल टीचर्स तक ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। तो इसमें आपको मेरी मदद करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। थैंक यू सो मच।